अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और आज की ताज़ा खबर जो सबसे ज़्यादा चल रही है, उस पे हम ज़रूर जाएँगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज की न्यूज़ बताते हैं और वो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं, यानी जो इमरान खान साहब का फ़ोन नहीं उठाते थे या मिस कॉल नहीं देते थे और इस किस्म खैर फ़ोन तो मेरे ख्याल में मोदी जी नहीं उठाते थे, ये कॉल करते नहीं थे। हाँ, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, दोनों कंट्रीज़ के जो हेड हैं उसमें। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये किया है कि जी इनकी एक स्टेटमेंट आई है आज सुबह से, बल्कि मैं 3-4 इंडियन चैनल्स पे भी गई हूँ और एक हंगामा मचा हुआ है और कहा ये जा रहा है कि जी जो बाइडेन साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री उन्होंने डिक्लेयर किया है और कहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, यानी जो हम बताते रहते हैं ना पाव-पाव के बम और ये वो, उनको उन्होंने कहा है कि जी वो महफूज़ नहीं है, महफूज़ हाथों में नहीं है और उनको शक है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो उनको ठीक से नहीं सँभाल पा रहा। उनका मतलब उनके कहने का तो तकरीबन यही मतलब बनता है कि न्यूक्लियर एसिड्स जो हैं पाकिस्तान के वो हिफ़ाज़त से नहीं हैं और उसके लिए वो अपनी जो है वो परेशानी वो जता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में जी इसके ऊपर एक हंगामा हो गया और ये किया गया कि उसके फ़ौरन बाद ही जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं आजकल पाकिस्तान में, उनको बुलाया गया फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से और हमने उनको बहुत डाँटा हमने, बहुत ज़ोर से उनको डाँटा है, यकीन कीजिए। और उसके बाद जाते-जाते उनको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट सब कुछ खिला-पिला के और अगली बार आईएमएफ की डील के लिए उनसे प्रॉमिस लेके जाने दिया हमने उनको, ऐसे ही नहीं जाने दिया। बहुत डाँटा भी और अब हम उनसे पैसे भी लेंगे। देखिएगा आप, ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया? मतलब हद होती है किसी बात की, ऐसे तो कुछ भी कहेंगे। यानी कि हुआ ये कि मैं आपको बताऊँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये उनका कहना था कि जी पाकिस्तान जो है वो घास खा लेंगे पाकिस्तानी, लेकिन एटम बम बनाएँगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घास ही खा रहे हैं। बल्कि अब तो घास के लिए भी ज़मीन नहीं रही क्योंकि जो फ्लड आया उसके बाद घास के लिए भी मुश्किल हो रही है। लेकिन ख़ैर भुट्टो साहब का कहना था कि पाकिस्तान घास खा लेगा, लेकिन पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम बनाएँगे। बहरहाल हमने एटम बम बना लिया। अब एटम बम बना तो लिया, लेकिन उसके बाद जो लोग ये समझ रहे हैं कि आज कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई नया शोशा छोड़ दिया है, कोई नई बात कर दी है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। क्योंकि जब से पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है और न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के पास आए हैं, तब से ही ये शक व शुबा हमेशा से कहा जा रहा है, ना सिर्फ ये कि अमेरिका की तरफ से, बल्कि और कई कंट्रीज़ की तरफ से भी कि पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर एसिड जो है ये हिफाज़त से नहीं है। पाकिस्तान किसी और को ये टेक्नोलॉजी बता भी सकता है, दे भी सकता है और यही वजह है कि जिसके लिए कई सालों जो है वो जो बेचारे जिन्होंने बना-बनू के दिया था ये एटम बम, मुझे तो बनाना आता नहीं, लेकिन जिन्होंने हमें ये एटम बम बना के दिया था, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जो है वो पाकिस्तान में कई साल हमने हाउस अरेस्ट रखा। अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बताता कि आखिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हमने हाउस अरेस्ट क्यों रखा था। कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से वो हाउस अरेस्ट हुए। लेकिन अगर हम किसी से पूछें, पाकिस्तान में किसी से पूछें, किसी एनालिस्ट से पूछ लीजिए, किसी सीनियर ऑफिशियल से पूछ लीजिए, तो उनका कहना ये होता है कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जान का खतरा था और इसलिए हम उनकी हिफाजत कर रहे थे। इस वजह से हमने उनको सारी ज़िंदगी के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया था। ये और बात है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पूरी लाइफ केसेस लड़ते रहे जिसमें कि वो ये फैसला चाह रहे थे जो उनके हक में हो जाए कि जी उनको फ्रीली घूमने-फिरने दिया जाए, मुल्क से बाहर भी जाने दिया जाए और उनके ऊपर जो हाउस अरेस्ट एक तरह का कर रखा था, वो पाबंदी खत्म हो। अगर हिफाजत की जा रही थी, तो फिर डॉक्टर कदीर खान इधर-उधर केसेस क्यों लड़ रहे थे? और वो ये बात क्यों करते रहे बेचारे हमेशा पूरी लाइफ कि जी मुझे इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। नेशनल हीरो का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे हीरो हैं। तो कौन-सी एक ऐसी कंट्री है जो अपने हीरो को हाउस अरेस्ट कर देती है? कौन-सी ऐसी कंट्री है जो अपने हीरो को कहीं बाहर जाने नहीं देती, निकलने नहीं देती घर से, इस तरह से बंद करके रखती है कि यहाँ तक कि वो बेचारे जो हैं दुनिया ही छोड़ के चले जाएँ। लेकिन ख़ैर हम तो इस तरह की बातों में पड़ते नहीं हैं, आपको पता है मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी बातें करने की आदत नहीं है। मगर साथ-साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी पाकिस्तान में जब भी हमने देखा
کہ दुनिया में कहीं अमेरिका हो या कोई कंट्री हो, वो जिस भी टेररिस्ट को ढूँढ रही होती है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, और उसामा बिन लादेन को भी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो शहीद बता चुके हैं। रिकॉर्ड पे मौजूद है कि खान साहब ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद था, और 10 साल उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ रहा पाकिस्तान में, और यहाँ पर वो मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहा। अब कहा यह जाता है कि जी अमेरिका ने रखा था, अमेरिका कहता हमें तो पता ही कोई नहीं था, हम तो खुद ढूंढ रहे थे। अब हमारी एजेंसीज बल्कि जो नंबर 1 एजेंसी कहलाती है दुनिया की, उनको 10 साल पता ही नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन इधर था, और अगर उनको पता था तो फिर बताया क्यों नहीं? अब मतलब दोनों चीजों में ही गड़बड़ है ना। अगर नहीं पता था तो फिर आप नंबर 1 एजेंसी कैसे हो गए, और अगर नहीं पता था और मतलब पता था और आपने खुद छुपा के रखा था, तब भी तो गड़बड़ है ना। खैर, मगर हम इस बात को मानते नहीं, और हम इसी तरह से अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हम टोपी ड्रामा करके और गोल गोल घुमा देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कई स्टेटमेंट्स गई, जिसमें खास तौर से लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट गई है इमरान खान की, इमरान खान साहब का कहना था, पहले तो उन्होंने कह दिया कि जी 40,000 टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और कहाँ है, किधर है, खान साहब को कैसे पता? अगर पता है तो उन लोगों को पकड़ते क्यों नहीं, और इतने लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन खैर, ये बातें इमरान खान को कौन समझाए। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जी अगर मेरी गवर्नमेंट जो हटाई है, यानी खान साहब की गवर्नमेंट जो हटाई है, उससे बेटर था कि पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार देते। ये स्टेटमेंट दी है जी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उसके बाद खान साहब को उसका कोई अफसोस नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करें शेख रशीद साहब की, शेख रशीद साहब का कहना है, बल्कि था, कहना था भी और है भी, कि जी हमने पाव पाव के बम बनाए हैं, जो हम इंडिया में फेंकेंगे और जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे, और मतलब इस किस्म की कई दूसरी बातें जो है वो कही गई। ये भी कहा गया शेख रशीद साहब की तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी, कि एटम बम हमने कोई देखने के लिए नहीं बनाया, चलाने के लिए बनाया। तो बिल्कुल जब इस किस्म की बातें होंगी तो फिर यही होगा। साथ-साथ ये भी कहा गया कि जी कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसपे कहा गया था कि पहले जो है वो हम पहल नहीं करेंगे, यानी कि एटम बम को अगर चलाने की नौबत आई तो उसपे इंडिया ने तो साइन कर दिया था। हमने कहा नहीं, हम तो साइन नहीं करेंगे। इसी किस्म की चीज़ें चलती-चलती जब आगे बढ़ी, तो ज़ाहिर है कि अमेरिका को भी फ़िक्र थी, और वो हमेशा शुरू से ही कहते रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उन्हें हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर एक शक और शुबा रहा है। अब ज़ाहिर है जहाँ पर आप इस तरह के अनमोल रतन रखेंगे, जैसे कि सैयद सलाहुद्दीन, हाफ़िज़ सईद, जिसके आगे आप खामख़ा साहब लगा देते हैं, उसके साथ-साथ मसूद अज़हर और दाऊद इब्राहिम। अब इस किस्म के लोगों को अगर आप अपने घर में रखेंगे, अपने कंट्री में रखेंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे, उनको साहब भी बोलेंगे, हर तरह के उनका ख़्याल करेंगे, और जब आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे, "वो कौन? हम तो जानते ही नहीं।" उसके बाद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हमें भारत ने डाल दिया है। बिल्कुल जी, हो सकता है भारत ने वहाँ पे कहा हो कि जी बिल्कुल ये पाकिस्तान को आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कर दीजिए, मान लिया। लेकिन उसके बाद ये सब अनमोल रतन जो हैं, वो भी क्या भारत ने लाके यहाँ पे छोड़ दिए हैं? मतलब ये लोग जो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए हुए हैं, ये टेररिस्ट हैं या कोई चिड़िया कबूतर है जो उधर से सरहद के पार से इंडिया इधर छोड़ देगा उन लोगों को कि जाओ जाओ बेटा वहां जाके रहो। तो और तरह-तरह की इन लोगों की भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, जिसमें हाफ़िज़ सईद बार-बार कह रहा है कि हाँ, मैं लड़के तैयार करता हूँ, जिहादी तैयार करता हूँ, कश्मीर में भेज देता हूँ। उसके बाद जी फ़लस्तीन के लिए ये कभी भेज रहे होते हैं, कभी कश्मीर के लिए, कभी अफ़गानिस्तान के लिए, क्या कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, इनके साथ अगर बात की जाए कि जी 71 की वॉर की या किसी और जंग की जो हमने भारत के साथ लड़ी, और उसके बाद कहा ये गया कि जी कोई जंग भी जीती नहीं। तो एक साहब एक किसी टीवी शो में बैठे थे और कह रहे थे कि जी वो ये तो हम इसलिए नहीं, हमने हथियार इसलिए डाल दिए 71 में क्योंकि सामने जो थे वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान थे, तो इसलिए हमने हथियार डाल दिए। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर अफ़गानिस्तान के टाइम पे आपको क्या हुआ? अफ़गानिस्तान में भी तो मुसलमान ही रहते हैं। वहाँ के लिए तो आपने धड़ाधड़ डॉलर पकड़े अमेरिका से, और यहाँ से उनको इजाज़त दी कि वो जाके ड्रोन अटैक्स करते रहें और अफ़गानी सिटिज़न्स को मारते रहें। यही वजह है कि आज अफ़गानिस्तान के लोग आपकी शक्ल देखने के, क्या नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और वहाँ से वो किसी किस्म का वास्ता आपसे नहीं रखना चाहते। इसके अलावा
ضیاء الحق یعنی کہ جو ایک ڈکٹیٹر ہمارے یہاں ایک اور گزرا ہے، ویسے تو خیر بہت سے گزرے ہیں لیکن بہت سے ڈکٹیٹر رہے ہیں، لیکن ان میں جو خاص امپورٹنٹ یا جن کی بہت ذکر ہوتا ہے، اس میں ضیاء الحق، مشرف، یحییٰ خان، ایوب خان کا نام آتا ہے۔ تو جی ضیاء الحق کے اوپر بھی ایک الزام ہے کہ فلسطین میں اس نے بہت لوگوں کو مروایا تھا۔ بہت سارے کئی فلسطینی تھے جن کی جانیں لی گئیں ضیاء الحق کے زمانے میں، اور ضیاء الحق نے ہی یہاں سے بھیجا تھا وہاں پہ فلسطین میں لڑنے کے لیے۔ اور آف کورس فری میں ہم کچھ نہیں کرتے، نو فری لنچ۔ تو اس لیے ہم نے بھی پیسے پکڑے اور ڈالر پکڑے، اور ڈالر پکڑنے کے بعد ہم یہ کام شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ابھی ہم نے افغانستان کے ٹائم پہ یہ سب کچھ شروع کیا، نہیں جی نہیں، ہم فلسطین کے ٹائم پہ بھی یہ کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم نے کشمیر کا ایشو سالو کر لیا تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کی دکانیں اس وقت بھی بند ہو جائیں گی، کیونکہ کشمیر کا ایشو نہیں رہے گا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر بھی بزنس کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کاروبار ان کا چل رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا اور یہاں سے جو ہے وہ ڈبہ گول ہو جائے گا۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے، فورن منسٹر جو آج کل ہمارے ہیں بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ سارا ملبہ اٹھا کر اور ڈال دیا عمران خان صاحب کے اوپر، اور کہا کہ جی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان کی سٹیٹمنٹس ایسی تھیں ان کے جب وہ ہٹائے گئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگا کہ نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے محفوظ نہیں ہیں اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب خیر عمران خان یہ باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور نہ صرف عمران خان کرتے رہے ہیں، دنیا کو تو ہمیشہ سے ہی شک رہا ہے۔ اور آج کل پاکستان کی جو حالت ہے، جس طرح سے اکانومی ہماری کریش کر گئی ہے، جس طرح سے ہماری آج کل حالت ہے کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ صرف اور صرف فنڈز پہ چل رہا ہے، صرف اور صرف ڈونیشنز پہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے لوگ یہی سوچ رہا، وہ بھی لوگوں نے دینے بند کر دیے ہیں۔ مطلب آپ کا اگر کوئی بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہو، کوئی بہت ہی آپ کا نزدیکی رشتہ دار ہو، ریلیٹو ہو، اگر وہ آپ سے بار بار پیسے مانگے گا اپنا گھر چلانے کے لیے، آپ اس کو کتنی بار دیں گے؟ ایک بار، دو بار، تین بار، چلیں 10 بار دے دیں گے، لیکن اس کے بعد 11ویں بار تو آپ رک ہی جائیں گے۔ تو پاکستان کی حالت بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ جو ہمارا برادرلی کنٹری ہے سعودی عربیہ، انہوں نے بھی کہا یا حبیبی معافی، اور اس کے بعد چائنیز کو تو ویسے ہی ہماری زبان نہیں آتی، ہمیں ان کی نہیں آتی، وہ تو ویسے ہی ایسے ایسے کر کے چلے گئے۔ اب رہ گیا امریکہ، امریکہ رہ گیا ہے، اور امریکہ کو ہم نے پہلے تو سب جانتے ہی ہیں کہ وہ تھا نا زواری، افغانستان میں بیچارہ ٹیرس پہ بیٹھ کے چائے انجوائے کیا کرتا تھا، لیکن ہمیں وہ بھی پسند نہیں آیا کہ بیچارہ ہوا کھا رہا ہے، کہ چلو ہوا کے ساتھ تھوڑی گولیاں بھی کھا لو۔ تو وہ اس قسم کے کام کر کر کے تھوڑا بہت امریکہ نے فنڈ کر دیا، اس کے بعد کہہ دیا کہ جی کس طرح سے دیں، تو کہہ دیا جی ایسا کرو کہ وہ جو F-16 دیے تھے نا، اس کو جو ہے وہ آپ لوگ اپڈیٹ کر لو یا اس کی مینٹیننس کے لیے پیسے لے لو۔ لیکن یہ امریکہ پہلے کہاں تھا، اچانک سے زواری کے ٹپکتے ہی اس کو کیسے خیال آیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ مینٹیننس کے پیسے دے دینے چاہیے۔ لیکن خیر اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے وہ ہمیں ڈالر بھی دے رہا ہے، فنڈ دے رہا ہے، مینٹیننس کے لیے پیسے دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہم خطرناک بھی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اور لوگ ڈر گئے ہیں، جو ہمارے ادھر ادھر جو کنٹریز ہیں، وہ بیچارے تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ کئی انمول رتن رہتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، مگر اب وہ اور گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آگے، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ویسے تو آج کل اسحاق ڈار صاحب ہمارے امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور جو کہ ہمارے فائننس منسٹر ہیں آج کل، اور ان کا بھی ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بڑا ہی گرینڈ ویلکم کیا اور ان کو بلایا کہ آئیے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف چاہے وہ آرمی چیف ہوں، پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں، فورن منسٹر ہوں، فائننس منسٹر ہوں، یہ سب لوگ مسلسل امریکہ کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے نیکسٹ آرمی چیف کا نام اوکے کرانا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے امریکہ سے ہی پاکستان کے آرمی چیف کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ نیکسٹ کس کو بنانا ہے۔ تو وہی سب کچھ تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پہ، لیکن ساتھ ساتھ جو بائیڈن کا یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک دم اگنور کر دیں، مگر یہ ضرور ہے کہ اس سے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کسی قسم کا مجھے سرپرائز نہیں ہوگی کہ یہ کیا کہہ دیا، کیونکہ یہ باتیں تو بہت ٹائم سے پاکستان کے لیے، جب سے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس بنے ہیں تب سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کی کنٹری کمزور ہوگی
अगर आप अपने मुल्क को चलाने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, अगर आप अपने मोटरवेज और आपके एयरपोर्ट्स और आपकी बिल्डिंग्स, इवन रेडियो पाकिस्तान तक की बिल्डिंग अगर आप मॉर्गेज कर देंगे चाइना को और कई दूसरी कंट्रीज को, आप तैयार होंगे अपना मुल्क बेचने के लिए, तो जाहिर है लोग फिर ये जरूर सोचेंगे कि क्या पता कल को आप ये जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसके भी कोई पैसे खड़े कर लेंगे। ठीक है चलो, कितने में सेल लगी है जी, ले जाइए, 10 रुपए में बनाया था, आपको 7 रुपए में दे देंगे। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जाहिर है इस वजह से जो है एक तरह का डर और खौफ जो है हर जगह पे मौजूद है। और दूसरा, कुछ ना कुछ पाकिस्तान को प्रेशराइज तो करना ही होता है अमेरिका ने कि ठीक है, सब दे दिया, खिला लिया, पिला लिया, उसके बाद दो चपेड़े भी मार दी, तो वो से हर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन बहस होगी, बात होगी, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बातें तो बहुत शुरू से होती आई हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें कोई असर नहीं होता। हम किसी बात को सुन के जो है वो इग्नोर कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि क्या एफएटीएफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान में आके चेक करना है और अभी तक हमने जो है वो सैयद सलाहुद्दीन हो जाए या फिर मसूद अजहर हो जाए, इनके ठिकाने अभी तक हमने अमेरिका को नहीं बताए। तो क्या सोचा था, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जाहिर है सरदार ने फिर यही करना था ना जो किया है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और दुनिया किस तरह से हमारे साथ बिहेव करती है। क्योंकि पहले ये बातें रुक रुक के हल्की हल्की आवाज में हो रही थी, अब ऊंची ऊंची आवाज में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तक ने ये बोलना शुरू कर दिया। ये और बातें कि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसकी तो घर में कोई नहीं सुनता तो इसकी कौन सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाइडेन के लिए यही कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि ये सबसे बेकार किस्म का प्रेसिडेंट है और इसकी तो कोई घर में नहीं सुनता, तो हम क्यों सुने। मगर बहरहाल एम्बेसडर को हमने बुला लिया और जैसे मैंने आपको कहा है कि हमने उसको बहुत डांटा है, बहुत ही डांटा है। और वो अभी तक रो रहा है। मैंने सुना है कि बस वो उसको चुप ही नहीं कर रहा। वो कह रहे जी पाकिस्तान वालों ने मुझे बड़ा फॉरेन ऑफिस ने डांटा है। लेकिन हाँ ये है कि आई होप कि उसके बाद फंड्स वगैरह बंद नहीं होंगे पाकिस्तान के, और जाहिर है कि वो फ्लड वगैरह की पिक्चर्स और वीडियोस ये सब दिखा के हम पैसा जमा कर रहे हैं। और उसके बाद आपको तो पता ही है कॉर्नर का प्लॉट भी लेना होता है, दुबई में भी प्रॉपर्टी लेनी होती है, लंदन में भी जाहिर है बहुत सौ के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, फीस भी जमा करानी है। तो ऐसे ही थोड़ी हर कोई थोड़ी मेरी तरह इस्लामाबाद में बैठ के बक बक कर रहा है। खैर मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।